आपको रेमिटाइड आर्थराइटिस क्यों हुआ? ये आप ही को क्यों हुआ? और ये अब क्यों हुआ? और उससे पहले कि आप कहें कि ये जीनियात की वजह से है, आपके वही जैन आज भी हैं जो आपके बचपन में थे, लेकिन तब आप वाकई बीमार नहीं थे। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि रेमिटाइड आर्थराइटिस के मखसूस जीन्स क्यों एक्टिवेट होते हैं और इस अमल को कैसे रोका जा सकता है और सोजिश को तेजी से कैसे खत्म किया जा सकता है। मैं कुछ साइंसी तहकीक का जायजा लूंगा और तफसील से बताऊंगा कि मेरे कुछ मरीजों ने रेमिटाइड आर्थराइटिस की बुनियादी वजूहात को कैसे हल किया और अलामात से कैसे निजात पाई। सबको सलाम, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को तरीका इस्तेमाल करते हुए मुदाफ़ती सोजिश और निज़ाम हाजमा की खराबियों को हल करने में मदद करता हूँ। ये क्लिनिकल तरीका हजारों मरीजों को उनकी अलामात से निजात दिलाने में मददगार साबित हुआ है, कुछ को तो सिर्फ 6 हफ्तों में बगैर किसी पेचीदा महंगे इलाज के। ये मवाद जो अब देखने वाले हैं बराह रास्त मेरी एकेडमी से लिया गया है, जहां अब जैसे लोग सीखते हैं कि अपनी रेमिटाइड आर्थराइटिस की अलामात को हमेशा के लिए कैसे शिकस्त दी जाए, चाहे तशखीस वाज़े ना भी हो। अब मैं इस मुख्तसर वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जब आपको कोई सोजिश वाली बीमारी हो जैसे रेमिटाइड आर्थराइटिस, तो उसकी बुनियादी वजूहात को सही तरीके से कैसे पहचाना जाए। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ें खराब जीन्स को मुतहर्रिक करती है, अब में ये सब कुछ होने से कैसे रोका जा सकता है और असल में क्या चीज़ मुअस्सिर है। इसके अलावा मैं आपको कुछ निहायत मुफीद मशवरे दूंगा कि रेमिटाइड सोजिश के इलाज की मनसूबा बंदी करते वक्त कुन 5 अहम शुबों पर अपनी तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूली और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करते रहें। ये वीडियोज़ हर इस शख्स के लिए लाजमी देखने वाली हैं जो रेमिटाइड आर्थराइटिस की अलामात को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, और ये वाकई ऐसी मुफीद मालूमात है जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अब रेमिटाइड आर्थराइटिस की बुनियादी वजूहात के मौजू पर मैंने अक्सर लोगों को यह गलती करते देखा है कि वो बस ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उनके पास ख़राब जीन्स हैं, इसीलिए उन्हें रेमिटाइड आर्थराइटिस है। और अब शायद सोच रहे होंगे, अगर जीन्स ही मसला है तो फिर मुझे ये मसाइल पहले क्यों नहीं हुए। अब मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि आमतौर पर लोगों के पास ऐसे जीन्स होते हैं जो मुदाफ़ती रद्द अमल को मुतहर्रिक करते हैं। ये मुदाफ़ती रद्द अमल हिस्टामे से आ सकते हैं, ये खुदकार एंटीबॉडीज़ से आ सकते हैं, ये भी आटील मुफसाट से आ सकते हैं जो कि खुसूसी सफ़ेद खून के खलिए हैं, और ये सब मिलकर एक रद्द अमल को मजबूत बना सकते हैं, यानी आपके खलियों पर हमला कर सकते हैं। मुदाफ़ती निज़ाम वक्त के साथ मुतहर्रिक होता है जो सोजिश के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुँचाता है, और हकीकत यह है कि सोजिश की वजह से ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अलामात असल में कब शुरू हुई और रेमिटाइड आर्थराइटिस कब पैदा हुआ। अब आपको इस पर हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके मुदाफ़ती निज़ाम का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा आपकी आंतों में होता है। तो जब आपको कोई सोजिशी बीमारी जैसे रेमिटाइड आर्थराइटिस हो तो आप यकीन से कह सकते हैं कि आपकी आंतों और जिस्म के किसी और हिस्से में कोई मसला हो सकता है। आप उन दीगर अवामिल पर भी गौर कर सकते हैं जो सोजिश को मुतहर्रिक करते हैं। तो इसमें गहराई में जाने से पहले अगर आप वाकई रेमिटाइड आर्थराइटिस का सही हल तलाश करने और तेज़ी से नताइज हासिल करने में संजीदा हैं, तो मुफ्त ट्रेनिंग के लिए साइन अप करना ना भूलें, जिसमें मैं आपको वो मखसूस हिकमत अमलियाँ बताऊंगा जिन्होंने मेरे क्लाइंट्स को 6 हफ्तों में सेहतयाब होने में मदद दी। आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर ट्रेनिंग तक रसाई हासिल कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ये लिंक आपको एक सफ़े पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल दर्ज करके शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिसमें एक मुफ्त मरहला वार गाइड शामिल है जिसमें मखसूस सिफारिशात दी गई है। बेशुमार मददगार केस स्टडीज़ हैं उन लोगों की जो बिल्कुल आपकी तरह हैं और जिन्होंने अपनी बीमारी को हमेशा के लिए उलट दिया है और अब सेहतमंद है। और ये सब वो लोग हैं जिन्हें रेमिटाइड आर्थराइटिस था और अब वो कह सकते हैं कि वो बीमारी से आज़ाद हैं और ख़ुद को बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। इसके साथ एक मुकम्मल काबिल अमल मंसूबा भी दिया गया है कि आप ये सब कुछ खुद घर पर कैसे कर सकते हैं। तो बस सफ़े के ऊपर अपना ईमेल दर्ज करें और शुरुआत करें। ज़रूर उसको देखें। अब ये वीडियो देखें जो मैंने पहले रिकॉर्ड की थी, जिसमें मैंने रेमिटाइड आर्थराइटिस की असल वजूहात और उन चीज़ों के बारे में बताया है जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए। मैंने इस बात पर काफ़ी गौर किया कि इस हिस्से को कोर्स में शामिल करूँ या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक लिहाज से ये इस पैगाम से तवज्जो हटा देता है कि अगर आपके कुछ जीन्स ख़राब भी हैं, तब भी आपके पास ये सलाहियत है कि आप माइंड गट्टा मोनेट मेथड पर अमल करके उन पर काबू पा सकते हैं। ये सब कहने के बाद मैंने फैसला किया कि कम अज़ कम आपको जीनियाती तहकीक के बारे में कुछ पस मंज़र देना शायद फ़ायदेमंद होगा। तो 1990 की दहाई में जब हमारे पास मुकम्मल जीनियाती सीक्वेंसिंग नहीं थी, साइंसदान एमएस में शामिल चंद जीन्स की निशानदेही कर सकते थे।
अब जबकि हम पूरे जीनोम की सीक्वेंस न कर सकते हैं, हमारे पास जीनोम वाइड एसोसिएशन सर्वे नामी चीजें हैं, जो एक बड़ी तादाद में ऐसे लोगों का ग्रुप लेती है जिन सबको एक ही बीमारी होती है और देखती है कि इनमें कौन सी तब्दीलियां हैं जो आम आबादी से मुख्तलिफ है। यहाँ इसकी एक तस्वीर है कि ये कैसा दुखता है, और अगर ये आपको मुकम्मल तौर पर समझ ना आए तो फिक्र ना करें। यहाँ हर नुक्ता एक जेन क्लस्टर की नुमाइंदगी करता है जिसमें एक मखसूस जीनियाती तब्दीली होती है। जब भी किसी बीमारी के लिए एक ही खराब जीनियाती तब्दीलियां बार बार आती हैं, तो ये नुक्ते कतारों की सूरत में जमा होना शुरू हो जाते हैं। पता ये चला है कि 1 दर्जन से ज्यादा जीन्स हैं जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस से वाबस्ता है। जाहिर है मैं इस वक्त आपको ये सब याद करने का मशवरा नहीं दूंगा। बिलाखिर हम उनके लिए मखसूस जीनियाती इलाज तैयार करेंगे, लेकिन फी अलहाल मैं यहाँ जीनियात और सोजिश के इस तसव्वुराती नक्शे की तरफ वापस जाना चाहता हूँ। अगरचे मल्टीपल स्क्लेरोसिस से वाबस्ता इंसानी जीन्स की तादाद दर्जनों में है। याद रखें कि मैंने कहा था कि ये जीन्स आपके रवैये और उन मुहर्रिकात पर आपके रद्द अमल के मुताबिक आन ऑफ हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस्म के हर खलिये में हर जैन इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि चाहे आपके पास यूं कह लें अच्छे जीन्स हों या बुरे जीन्स जो सोजिश का बाइस बनते हैं, ये हमेशा फ़ाल नहीं रहते। आपके पास उन्हें कंट्रोल करने की सलाहियत है, लेकिन आपको ये सीखना है कि कैसे, और यही वो जगह है जहां बहुत से डॉक्टर कमी महसूस करते हैं। वो आपको ये नहीं बताते कि कैसे। वो जीनियात को फौरन इल्जाम देकर दवा तजवीज़ करने में इतने जल्दी करते हैं कि एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचते कि शायद कोई तरीका हो कि जैन को ऑन ऑफ कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, अब ये बताना मुनासिब होगा कि अभी तक हम इंसानों के जीन्स की बात कर रहे थे जो ऑन और ऑफ हो सकते हैं, लेकिन याद रखें कि हमारा जिस्म अरबों खुर्दबीनी जानदारों का भी मेज़बान है। इन खुर्दबीनी जानदारों के अपने DNA के सीट होते हैं जो सोजिश पैदा करने वाले मादे बना सकते हैं। इनमें से कुछ खुर्दबीनी जानदार हमारी मदद करते हैं, लेकिन कुछ हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, और सही तवाज़ुन ही वो चीज़ है जिसकी हमें तलाश है। यकीन करें या ना करें, अगर हम अपने जिस्म में मौजूद तमाम जीन्स को जमा करें तो सिर्फ 1% ही असल में इंसानी है। बाकी 99% बैक्टीरिया और दीगर खुर्दबीनी जानदारों से आते हैं जो ज्यादातर हमारी आंतों और सांस की नालियों में रहते हैं। जो लोग जीनियात को इल्जाम देना पसंद करते हैं, हो सकता है आपकी जीनियात इतनी बुरी ना हो। आपकी जीनियात बिल्कुल ठीक हो सकती है। हो सकता है आपके जिस्म में सिर्फ बैक्टीरिया का तवाज़ुन बिगड़ा हुआ हो और यही बड़ी परेशानी की वजह बन रहा हो। तो जाहिर है कि आंतों की सेहत पर अब बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, और यही वजह है कि सेहत के हलकों में इस पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि आंतें मुदाफ़ियती निज़ाम का दरवाज़ा है। जरा सोचें, अगर आप अपने जिस्म में 99% से ज्यादा जीनियाती तनवो को अपने हक में कंट्रोल कर सकें तो आपको कितनी बड़ी बढ़तरी हासिल होगी। मेरे क्लाइंट्स ने कहा है कि वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतने सेहतमंद महसूस नहीं हुए, और ये सिर्फ चंद हफ्ते मेरे साथ काम करने के बाद हुआ है। तो ये हासिल किया जा सकता है, और उसके लिए कोई मुश्किल या बहुत पेचीदा तरीका इख्तियार करने की जरूरत नहीं। जीनोम सर्वे के मुताबिक 1 से ज्यादा स्क्लेरोसिस से वाबस्ता दर्जनों जीन्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि उन्हें कौन सी चीजें मुतहर्रिक करती हैं। और ये मुतहर्रिक करने वाले अवामिल हैं खुराक, हाजमा, नींद, जहनी दबाव और वर्जिश, यानी बड़े 5। याद रखें, मैंने उनका जिक्र शुरू में भी किया था। इन माहौलियाती अवामिल को मजमूई तौर पर एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। ईपी का साबिका आला मकाम को जाहिर करता है, क्योंकि एपिजेनेटिक्स जेनेटिक्स को कंट्रोल करता है। हकीकत में असल अहमियत जेनेटिक्स की नहीं बल्कि एपिजेनेटिक्स की है, क्योंकि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे इख्तियार में हैं और बराह रास्त हमारे जिस्म में सोजिश की मिकदार पर असरअंदाज हो सकती है। ये कोर्स उन्हीं 5 अहम अनासिर को इस्तेमाल करने और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जिस्म को सेहतयाब किया जा सके। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अपनी सारी तवज्जो, वक्त और तवानाई कहाँ सिर्फ करनी चाहिए, तो वो यही 5 चीज़ें हैं। ज़रा इसको देखिए। आंतों में 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और ये जिस्म में न्यूरोट्रांसमीटर्स की सबसे बड़ी पैदावारगाह है। इसीलिए इसे दूसरा दिमाग का लक़ब मिला है। ये एक खरब मुदाफ़ियती खलियात का भी मेज़बान है, जिसका मतलब है कि आपके मुदाफ़ियती निज़ाम का ज़्यादातर हिस्सा दरअसल आंतों में मौजूद होता है। तो वो कौन से उसूल हैं जिन्हें हम इस महवर के तीनों हिस्सों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? अपने आप से सबसे अहम और मुताल्लिका सवाल किया है जो आप पूछ सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, इसका जवाब है वो 5 बड़े एपिजेनेटिक माहौलियाती अवामिल: खुराक, हाजमा, नींद, जहनी दबाव और वर्जिश। ये वही 5 अवामिल हैं जिनका मैंने जिक्र किया था।
अगर मुझे इनमें से हर एक की फीसद बतानी हो तो मैं कहूँगा कि खुराक तकरीबन 1/3 है और हाजमा भी तकरीबन 1/3 है। तो ये दोनों मिलकर आधे से ज़्यादा असर रखते हैं, और उसकी वजह यह है कि आपके मुदाफ़ती निज़ाम का ज़्यादातर हिस्सा आपकी आंतों में होता है, और आपकी जीनियाती तनव्वो का ज़्यादातर हिस्सा भी आपकी आंतों में जरासीम की सूरत में मौजूद होता है। तो आपकी आंतों में क्या जाता है, आपकी आंतों में क्या रहता है और आपकी आंतों से क्या निकलता है, ये सब सोजिश का तयन करते हैं। बात इतनी ही सादा है। बड़े 5 अवामिल में बाकी कैटेगरीज नींद, ज़हनी दबाव और वर्जिश हैं। मैंने यहाँ एक छठी मुतफर्रिक कैटेगरी शामिल की है ताकि कुछ बहुत वाज़ेह चीज़ों पर बात की जा सके, जैसे कि सिगरेट नोशी, दांतों की सफाई और दीगर अवामिल जो इस वक्त सबको मालूम होने चाहिए, लेकिन बाज़ औकात ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर मेरी एक क्लाइंट जिसको मुदाफ़ियती बीमारी थी, इसे यह मालूम नहीं था कि सिगरेट नोशी इसकी हालत को मजीद ख़राब कर रही है। मेरा एक और क्लाइंट था जो बाकायदगी से फलास माउथ वाश इस्तेमाल नहीं करता था, जिसके नतीजे में इससे जोड़ों में दर्द और मुंह में छाले हो गए। मेरा एक और क्लाइंट था जिसे नींद में रुकावट, स्लीप एपनिया और कम टेस्टोस्टेरोन था, लेकिन इसने कभी नींद का टेस्ट हार्मोन्स की जांच नहीं करवाई। इसीलिए मैंने यहाँ ये छठी मुतफर्रिक कैटेगरी शामिल की है ताकि आपको याद दिलाया जा सके कि कोई बहुत वाज़ेह चीज़ न छूट जाए जो आपकी सेहत पर बड़ा असर डाल सकती है। अब मैं ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये बात अक्सर सुनता हूँ, अगर आपको ज़हनी दबाव है तो बहाने मत बनाएं। सिर्फ थोड़ा सा दबाव खुद में कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाता, इसके असरात महदूद रहते हैं। लेकिन अगर आप दबाव को अपनी ज़िंदगी के दूसरे हिस्सों पर असरअंदाज होने दें, मसलन अगर उसकी वजह से आपकी खाने पीने की आदत और नींद का निज़ाम ख़राब हो जाए, तो फिर यह मुदाफ़ियती निज़ाम की खराबी और सोजिश का बाइस बन सकता है। इसलिए दबाव को अपनी ज़िंदगी बर्बाद न करने दें। ये सिर्फ इस पूरी मसावत का एक छोटा सा हिस्सा है, और आपको माइंडगत इम्यूनिटी तरीक़ा में महारत हासिल करने के लिए इन 5 तसव्वुरात पर मजबूती से कारबंद रहना होगा। एक मुनज़्ज़म और मुस्बत रवैया आपको बीमारी पर काबू पाने में मदद देगा। अब मैं जानना चाहता हूं कि उन 5 में से कौन सा उनसर आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम है। नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल की सपोर्ट के लिए इसे अपने प्यारों के साथ शेयर करें, और रेमिटाइड आर्थराइटिस के बारे में मज़ीद मुफीद मशवरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थे डॉक्टर चानो दसरी माइंडगट इम्यूनिटी क्लिनिक से, और अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी।